आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 इतिहास के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं। देखिए, इतिहास में एक चैप्टर है जिसका नाम है समकालीन दृष्टि में गांधी, और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा, और यहाँ पर जो आंसर होगा बहुत ही सिंपल होगा। आपको टेंशन नहीं होगा कि आप लोग किस प्रकार से पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। आपको हर एक चीज अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे या फिर आप लोग इस वीडियो को एक बार देखेंगे या फिर सुनेंगे ना, तो आप लोगों का हर एक चीज याद हो जाएगा। आप लोग हर एक चीज को बहुत ही आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं। ऐसे मैंने बहुत कुछ पढ़ा के रखा है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर आप लोग हर एक चीज को देख लीजिए। और महातांडव सीरीज वाला जो हमारा वीडियो है उसको तो देखना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला प्रश्न है क्या है कि चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यहां पर हमें चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह के बारे में यहां पर लिखना है। तो चलिए देखिए, इसके आंसर को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से यहां पर मैंने लिख दिया है। क्या है कि दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन पर जोर दिया। देखिए, जब महात्मा गांधी क्या होता है, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं, तब उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह आंदोलन पर अधिक जोर देता है। महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण में शुरू किया। आप इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि जो महात्मा गांधी है, जो पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया था बिहार के चंपारण जिला में चलाया था। कब चलाया था? 1917 को चलाया था। ठीक है, 1917 को चलाया था बिहार के चंपारण जिला में। तो चलिए यहां पर हम लोग चंपारण सत्याग्रह के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पर चंपारण सत्याग्रह, एक एक चीज को यहां पर मैंने पॉइंट बना बना कर लिख दिया है ताकि आपको पढ़ने में किसी भी प्रकार कोई प्रॉब्लम या फिर दिक्कत ना हो। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। बात क्लियर? चंपारण बिहार राज्य में स्थित है। यह भी बात क्लियर हो गया। जो चंपारण है वो कहां स्थित है? बिहार राज्य में ये स्थित है। फिर आगे देखिए, यहां पर आगे और क्या दिया गया जिसे आप लोग देख सकते हैं। यहां पर क्या है, एक्चुअल में चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? देखिए, बिहार के चंपारण में 3 कठिया प्रथा प्रचलित थी। अब ये 3 कठिया पद्धति या फिर 3 कठिया प्रथा ये क्या था, इसके बारे में समझिए। जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी 3/20 भाग भूमि में नील की खेती करनी पड़ती थी। आप लोगों ने शायद एक चैप्टर में पढ़ा था, इंग्लिश में आप लोगों का एक चैप्टर था इंडिगो करके। ठीक है, तो यहां पर बिहार में एक रूल था। क्या रूल था कि यहां पर किसान जो होंगे, मतलब 20 भाग जो जमीन रहेगा, 20 भाग में से 3 भाग जमीन पर नील की खेती करनी पड़ेगी। और देखिए, नील का जब खेती होता है तो जो खेत की जो उपजाऊ शक्ति होती है, मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति होती है वो एकदम नष्ट हो जाती है, एकदम खत्म हो जाती है। फिर आगे देखिए यहां पर क्या दिया गया है, तो यहां पर नील की खेती करनी पड़ती थी तथा उसे अंग्रेजों द्वारा निर्धारित सस्ते दामों पर बेचना पड़ता था। अब नील का तो खेती करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर अंग्रेज जो दाम फिक्स करेंगे, अब जितना सस्ता से सस्ता दाम हो, मतलब अंग्रेज जो यहां पर दाम फिक्स करेंगे उसी दाम पे यहां पर आपको नील को बेचना पड़ेगा। ये बात समझ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर क्या है कि बिहार का जो चंपारण जिला था वहां पर एक प्रथा था। कौन सा प्रथा? तो 3 कठिया पद्धति जिसको हम लोग बोलेंगे। इस 3 कठिया पद्धति में क्या होता था कि जो यहाँ पर 3/20 भाग में एक्चुअल में बोला जाए तो जो जमीन रहेगा, जमीन का 20 भाग में से हमें 3 भाग जमीन पे यहाँ पर हमें नील की खेती करनी पड़ेगी। और नील को जो हम लोग बेचेंगे, अंग्रेज जो रेट लगाएंगे वही रेट में यहाँ पर नील को बेचा जाएगा। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि चंपारण की जनता ने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। चंपारण का जो भी जनता था, गांधी जी को बोलते हैं कि गांधी जी आप चंपारण आइए और हम लोग यहाँ पर ये जो दुख है, दर्द है, इसको थोड़ा सा देखिए और सुनिए। गांधी जी ने चंपारण जाकर किसानों की दुर्दशा देखी। यहाँ पर गांधी जी चंपारण जाकर देखते हैं कि किसानों के साथ किस प्रकार से नाइंसाफी होता है। सरकार ने उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया। मतलब यहाँ पर महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार क्या बोलती है कि तुम चंपारण छोड़कर चले जाओ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि लेकिन गांधी जी ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी भी ढीठ आदमी था, वो भी मतलब नहीं सुना। वो तो चंपारण में वहां पर रुक गया। नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, तुम क्या कर लेगा? पुष्पा वाला कि मैं झुकेगा नहीं साला। गांधी जी क्या बोल रहा है कि मैं झुकेगा नहीं साला। फिर आगे क्या होता है देखिए। लेकिन गांधी जी ने आदेश मानने से इनकार कर दिया तो सत्याग्रह के लिए तैयार हो गए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये पुष्पा भाव तो है ही नहीं कि अगर कोई नहीं सुनेगा तो दे दपा दप देते रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। ये गांधी जी है, ये बोला कि मैं झुकेगा नहीं साला, और ये सत्याग्रह यहाँ पर सत्याग्रह शुरू कर दिया। ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन यहाँ पर चलाना शुरू कर दिया। सरकार ने किसानों की दशा में सुधार हेतु एक जांच समिति बनाई। यहाँ पर जब यहाँ पर देखा कि नहीं महात्मा गांधी मान ही नहीं रहा है, तो चलो भाई इसको तो समझा नहीं पाएंगे क्योंकि तो झुकने वाला है ही नहीं, तो पुष्पा भाव से भी मतलब एकदम एकदम खतरनाक आदमी है। तथा उसमें गांधी जी को भी शामिल किया गया। यहाँ पर एक जांच कमेटी बनाया गया, जांच समिति बनाया गया, उसमें महात्मा गांधी को भी शामिल किया गया। जांच समिति की अनुशंसाओं पर किसानों के पक्ष में सरकार द्वारा कदम उठाए गए।
फिर क्या हुआ, जो जांच समिति बनाया गया वो क्या हुआ कि किसान के पक्ष में यहां पर निर्णय लिया, यही बात यहां पर लिखा गया है। यही था आपका चंपारण सत्याग्रह। आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए खेड़ा सत्याग्रह। अब ये खेड़ा सत्याग्रह क्या है, तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। पहला पॉइंट, खेड़ा जो है वो गुजरात में स्थित एक जिला है। एक्चुअल में खेड़ा सत्याग्रह यहां पर किस प्रकार से हुआ था देख लीजिए कि गुजरात के खेड़ा जिले में खराब फसल के बावजूद किसानों से लगान की मांग की गई। देखिए गुजरात का जो खेड़ा जिला था वहां पर जो फसल था एकदम बर्बाद हो चुका था, खराब हो चुका था, लेकिन अंग्रेज सरकार, वो भी साला ढीठ आदमी है, वो क्या करेगा, नहीं टैक्स लेंगे तो लेंगे, फसल गया तो तेरा बाप का गया, मेरा बाप का क्या जाता है, नहीं हमको चाहिए, तो वो बस टैक्स लेने के लिए एकदम पूरा ही कर रहा था। इससे किसानों में व्यापक तनाव ने जन्म लिया, मतलब बहुत ज्यादा टेंशन आ गया, यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं, किसान एकदम परेशान हो गए। गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की सहायता से किसानों के दुख को दूर किया। ठीक है, महात्मा गांधी क्या करते हैं, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का साथ लेते हैं और किसानों को जब दुख था, दर्द था, उनको स्वाहा मतलब खत्म कर दिया। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या है, आगे है कि अंततः सरकार ने सिर्फ उन्हीं किसानों से राजस्व की मांग की जो इसे देने में सक्षम थे। यहां पर क्या हुआ, लास्ट में क्या होता है कि जो अंग्रेज सरकार थे वही लोगों से बोला कि टैक्स लेंगे, जो देने में सक्षम होगा, जो दे पाएगा उन्हीं से लिया जाएगा। इन दोनों सत्याग्रहों में गांधी जी को व्यापक सफलता मिली। वे भारत के विभिन्न भागों की परिस्थितियों से अवगत हुए तथा उन्हें लगा कि भारत में सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया जा सकता है। जब देखा यहाँ पर चंपारण वाला भी सक्सेस हो गया और यहाँ पर जो आपका खेड़ा जिला वाला था ये भी आपका सक्सेस हो गया, तब महात्मा गांधी ने क्या सोचा कि चलो भाई हमें तो बहुत ही मतलब AK-47 वाला हमें यहाँ पर हथियार मिल गया, जो पबजी फ्री फायर वाला में नहीं होता है, ऐसे तो बहुत सारा गन होता है मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सारा वहां पर बोला कि चलो अब हमको मिल गया, अब आओ मारेंगे सबको हेडशॉट। तो यहाँ पर मतलब महात्मा गांधी बोला कि अब सत्याग्रह आंदोलन से सबको यहाँ पर हम लोग हेडशॉट मारेंगे। तो ये कहानी था यहाँ पर, ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन का यही कहानी था जो कि मैंने आपको समझा दिया। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है क्या कि खिलाफत आंदोलन से आप क्या समझते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन। तो देख लीजिए खिलाफत आंदोलन एक्चुअल में क्या था, किस प्रकार से हुआ था, बात को समझिए। यहां पर देखिए इसका उत्तर क्या है, बहुत ही सिंपल है सर, आप लोग एक बार पढ़िए आपका 100% याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। चंपारण और आपका खेड़ा वाला याद हो गया, जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, मेरा गारंटी है। देखिए यहां पर इसका उत्तर क्या है, गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदी स्वराज में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना भारतीयों के सहयोग से ही हुआ है। देखिए ये तो बात सही है, यहां पर गांधी जी ने ये बात तो एकदम बिल्कुल सही बोला है। देखिए जो भी होता है ना, जैसे बोला जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए, तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि अंग्रेज जो आया, भारतीयों ने उन्हें पनाह दिया। अब देखिए क्या होता है, एक दो आदमी को लाभ हो रहा है तो चलो भाई पूरा भारत को लूटो ना, मेरा बाप का कहा जाता है, मेरा तो इनकम हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है कि मेरा भारत का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर वही बात बताया जा रहा है कि यहाँ पर ब्रिटिश शासन जो चला हम लोगों के देश में, यहाँ पर जो ब्रिटिश शासन का जो स्थापना हुआ, अंग्रेज जो हम लोगों के ऊपर जुल्म किया, भारतीयों के चलते ही ये चीज हुआ था। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या है, अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश सरकार खत्म हो जाएगी और भारत स्वतंत्र हो जाएगा। लेकिन यही बात है कि यहाँ पर थोड़ा लेट से आंख खुलता है, जैसे अभी आप लोगों का भी आंख लेट से खुल रहा है, आप लोग अगर पहले से पढ़ते तो आपका अच्छा तैयारी होता, लेकिन अभी एग्जाम के समय आप लोग पढ़ रहे हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो महात्मा गांधी क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर यही बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर जो भी भारत है अगर वो अपना सहयोग ले लेना तो यहाँ पर ब्रिटिश शासन को खत्म होने में एक जरा भी टाइम नहीं लगेगा। इस सोच के साथ महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। यही चीज को सोचा, असहयोग माने क्या, जो हम लोग सहयोग दे रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिश का, वो सपोर्ट नहीं करेंगे, इसी को बोला जाता है असहयोग। ठीक है, फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या है, इस आंदोलन के लिए सबसे पहले गांधी जी पूरे भारतीयों को एक साथ लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने हिंदू और मुसलमान को एक करना चाहा। ठीक है, मतलब देखिए महात्मा गांधी क्या, देखिए इस चीज को करने के लिए, इस आंदोलन को करने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा, पूरे भारतीयों को एकजुट होना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने क्या किया, हिंदू और मुसलमानों को एक करना चाहा। फिर आगे क्या होता देखिए, इस उद्देश्य के लिए महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद अली और शौकत अली से मिले, जो उस समय मुस्लिम के जवान राजनीतिक नेता थे। तो ये जो उद्देश्य था महात्मा गांधी का था कि चलो भाई नहीं, हम लोग क्या करेंगे, मतलब भारतीयों को एकजुट करेंगे, हिंदू और मुसलमान को एक बनाएंगे, एक करेंगे यहाँ पर। तो ये महात्मा गांधी क्या करते हैं कि मोहम्मद अली और शौकत अली से मिलते हैं। और मोहम्मद अली और शौकत अली कौन थे उस टाइम के, तो मुस्लिम के जवान राजनीतिक नेता थे। फिर आगे क्या होता है देखिए, जब महात्मा गांधी ने उन्हें असहयोग आंदोलन के बारे में बताया तो गांधी जी को मुस्लिम का सहयोग भी मिल गया। बात क्लियर। यहां पर क्या हुआ, बात की जब इसके बारे में मतलब महात्मा गांधी जी ने जब उन दोनों मतलब मुस्लिम नेता को बताया
तो यहाँ पर मुस्लिम का भी सपोर्ट महात्मा गांधी को मिल गया। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या होता है, असहयोग आंदोलन में मुस्लिमों का भी बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए इसे खिलाफत आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय खलीफा इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता थे। देखिए खिलाफत आंदोलन नाम इसका इसीलिए पड़ा क्योंकि देखिए मुस्लिम का सपोर्ट मिल गया, और जो मुस्लिम के जो उस टाइम जो इस्लामिक धर्म के जो आध्यात्मिक जो नेता थे, इसका नाम है खलीफा, और उसी के नाम के चलते इस आंदोलन का नाम क्या रखा गया, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या है, सुपर डुपर हिट प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यह प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, या फिर ये जो प्रश्न है इसको अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि रॉलेट एक्ट क्या था, इसके विरुद्ध भारत में क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या क्या हुआ है आपको बताना है। या फिर प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया, यहां पर रॉलेट एक्ट का जो विरोध हुआ था किस प्रकार से कैसे हुआ था आपको बताना है। देखिए रॉलेट एक्ट एक्चुअल में काला कानून था, यहां पर कोई मुकदमा कुछ नहीं चलेगा, यहां पर 2 साल तक किसी भी व्यक्तियों को जेल में बंद रखने का यहां पर अधिकार था। आगे डिस्कस करते हैं ना एक एक करके, बहुत ही सिंपल तरीके से इसी तरीके से देखेंगे। देखिए यहां पर पहला पॉइंट क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक असंतोष चारों ओर फैला था। ठीक है, महामारी के प्रकोप से लगभग 1.5 लाख आदमी मारे गए। देखिए एक्चुअली में बात ये रहा, यहां पर जब हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ, देखिए बात यहां पर यह रहता है कि हमारा जो देश भारत है, जैसे आप सबको पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ है, लेकिन ये जो आजादी है एक दिन या फिर 2 दिन में नहीं मिला है, आजादी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो जो हमारे देश का जो संविधान बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं आई, जैसे कि यहाँ पर क्रिप्स प्रस्ताव आया, कैबिनेट मिशन आया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रस्ताव, बहुत सारे यहाँ पर योजनाएं आए। तो जो हम लोगों का देश का जो संविधान बना कैबिनेट मिशन के तहत बना था, तो यहाँ पर जो चीज हुआ, देखिए यहाँ पर एक्चुअली बात ये रहा कि ब्रिटिश सरकार बोल रही थी कि चलो भाई अब तुम लोग को स्वतंत्र दे देंगे, अब स्वतंत्र दे देंगे। एक बार बोला कि तुमको प्रथम विश्व युद्ध के पहले ही दे देंगे, एक बार बोला कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद देंगे। तो देखिए भारतीय जानता था कि जो अंग्रेज ने धूर्त आदमी है, साला इसका भरोसा नहीं है, एकदम कुत्ता का पूंछ है जो कभी सीधा होगा ही नहीं, जानते थे हर एक बात को। तो इसलिए मतलब क्या हुआ, देखिए प्रथम विश्व युद्ध मतलब उन लोग चाहे कि नहीं प्रथम विश्व युद्ध के बाद दो, तो इस प्रकार से बहुत यहाँ पर झंझट वगैरह जो भी चीज हुआ था यही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए पहला पॉइंट क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक असंतोष चारों ओर फैला था, एक बात हो गया। महामारी के प्रकोप से लगभग 1.5 लाख आदमी मारे गए। फिर आगे क्या है देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीयों ने अंग्रेजी सेना में भर्ती होकर ब्रिटिश साम्राज्य की भरपूर सहायता की थी, तो अंग्रेजों की विजय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उस टाइम जो भारत की जो सेना थी या भारतीय जो थे उन लोगों ने क्या किया, अंग्रेज का पार्टी होकर यानी कि ब्रिटिश शासन का पार्टी होकर लड़ाई लड़ा और ब्रिटिश को यहाँ पर जीत दिलाया। देखिए एक्चुअल में उन लोग इसीलिए सपोर्ट कर रहा था कि देखिए उन भारतीयों को भी मतलब क्या चाहिए था, हमें स्वतंत्रता चाहिए था, इसी चलिए चीज हो रहा था। फिर आगे क्या होता है देखिए, भारतीयों को आशा था कि युद्ध के समाप्त होने पर उन्हें स्वराज्य मिलेगा, परंतु उनकी आशाओं पर पानी फिर गया क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने 1919 में एक कानून पास किया जिसका नाम रॉलेट एक्ट था। बात क्लियर। यहां पर भारतीयों को आशा था, क्या आशा था कि हम लोगों का जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि क्या हुआ, एक यहां पर और समस्या खड़ी होगी। यहां पर यही समस्या है कि यहां पर 1919 में एक कानून पास हो गया जिसका नाम है रॉलेट एक्ट, यानी कि काला कानून पास हो गया। अब इस रॉलेट एक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पर क्या है, भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यह कानून बनाया था। तो ब्रिटिश सरकार के न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट ने इस कानून को पारित किया। देखिए बात को समझिए, मतलब जब यहां पर प्रथम विश्व युद्ध भी खत्म हो गया, उस टाइम भी जब हमारे देश को स्वतंत्रता नहीं मिली, स्वतंत्रता सेनानी जो थे जैसे कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, देखिए बहुत ही पावरफुल व्यक्ति थे हमारे देश में। तो उन लोगों का जो प्रकोप था, अंग्रेज समझ चुका था कि नहीं इन लोगों से अब हम लोग का कुछ होने वाला है नहीं। तो इस चीज को खत्म करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, एक कानून पास कर दिया और उस कानून का नाम रखा गया रॉलेट एक्ट। और ये जो कानून पास हुआ था 1919 में, ये कानून पास हुआ था। फिर देखिए क्या कि इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। आज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। रॉलेट एक्ट को क्या बोला जाता है, काला कानून। ठीक है, इसको काला कानून भी बोला जाता है। फिर आगे क्या देखिए कि सारे देश में इस काले कानून का विरोध किया गया, हर एक मतलब जगह पर हर एक मतलब देश के हर एक क्षेत्र में इस रॉलेट एक्ट का विरोध होने लगा, काला कानून का विरोध होने लगा। इस विरोध का नेतृत्व गांधी जी ने किया और वे प्रथम बार एक राष्ट्र नेता के रूप में जनता के सामने आए। इस कानून के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया। वही बात है कि पुष्पा में झुकेगा नहीं साला,
ठीक है, एक्चुअली पुष्पा नहीं, गांधी, गांधी में सत्याग्रह करेगा साला, यहाँ पर ऐसा फिट करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। गांधी जी के आह्वान पर 6 अप्रैल को सारे देश में हड़ताल एवं प्रदर्शन किए गए। यहाँ पर 6 अप्रैल को क्या हो रहा है, पूरे देश में हड़ताल और प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में मार्च मास में ही सत्याग्रह प्रारंभ हो गया, दिल्ली में मार्च महीना में ही सत्याग्रह प्रारंभ हो गया था। इस सत्याग्रह के अवसर पर हिंदू मुस्लिम एकता का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। यहाँ पर सभी एकजुट थे, हिंदू मुसलमान सभी एकजुट थे। कई स्थानों पर पुलिस ने गोली चलाई। 13 अप्रैल 1919 बहुत ही ब्लैक डे हम लोग जिसको बोलेंगे। क्या हुआ इस दिन कि जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने से लगभग 400 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। इतने लोग मारे गए थे इस हत्याकांड से, यहाँ पर जलियांवाला बाग का ये जो हत्याकांड हुआ था। अगला पॉइंट कि सरकार ने गांधी जी के दिल्ली प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। लो बेटा अब प्रवेश करो तुम दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर गांधी जी का मतलब अब दिल्ली प्रवेश करना उनका मना ही हो गया, क्योंकि यहाँ पर उनको यहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया उनके ऊपर। फिर भी गांधी जी दिल्ली में प्रवेश कर गए। वही बात है कि मैं झुकेगा नहीं साला जो हो जाए। तो गांधी जी यहाँ पर फिर भी मतलब घुस जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनकी गिरफ्तारी से सारे देश में आक्रोश फैल जाता है। जैसे ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पूरे देश में हर तरफ अफरा तफरी और आक्रोश का यहाँ पर आपको सीन देखने को मिलता है। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि निर्मित करने तथा गांधी जी को आंदोलन के लिए प्रेरित करने में रॉलेट एक्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो यहाँ पर मैंने आपको रॉलेट एक्ट के बारे में बता दिया। देखिए वीडियो का लेंथ बड़ा हो चुका है। देखिए हमारा और कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि असहयोग आंदोलन के बारे में बताना है, दांडी यात्रा जिसको हम लोग नमक यात्रा फिर दांडी मार्च बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ना है, फिर साइमन कमीशन के बारे में पढ़ना है और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ना है। बस अगर आप लोग इतना चीज कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपका कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। और वीडियो बहुत ही पावरफुल था, आपको समझ में आया होगा। आप लोग याद रखिए, पढ़ते रहिए। जो भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।